मोमिन रात से डेरे पर था। सुबह होने को आई थी मगर उसके वजूद में हलचल ना हुई। वो जानता था वो अपनी मोहब्बत का कत्ल कर चुका है और ये जहर उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। वो अपने अंदर हिम्मत जमा करता उठा और उस अस्पताल की तरफ रवाना हुआ जहाँ उसकी बीवी, उसकी खोई मोहब्बत रंजो गम की अमली तहरीर बनी हुई थी। वो नहीं जानता था कि वहाँ जाकर उसे किन हालात का सामना करना पड़ेगा, मगर वो वफा का हाल भी जानना चाहता था। इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद खुद को वहां जाने से रोक नहीं सका था। वार्ड में उस वक्त 4 नफूस थे, ईशल, उमर, असफंदयार और वो बेबस वफा जो अपने अंदर का गुबार निकाल कर अब एक पत्थर की मूरत बनी पड़ी थी। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट बताया था। ईशल पास बैठी उसे सेब छील कर देख रही थी। वहां 4 लोगों के होते हुए भी पिन ड्रॉप साइलेंस थी। जब मोमिन आहिस्ता से दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर सबके तासुरात तेजी से बदले थे। वो सर झुकाए वफा के पास खड़ा हो गया और असफंद की आंखों में उस वक्त खून उतर आया था। बगैर किसी का लिहाज किए वो उस पर झपटा और उसे दीवार के साथ टिका कर पैदर पै मुक्कों की बरसात करता चला गया, यहाँ तक कि उसका खून बुरी तरह बहने लगा। वफा अभी भी चुप थी, जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। उमर ने आगे बढ़कर उसे छुड़ाना चाहा तो असफंद ने उसे भी पीछे धक्का दे दिया। तो जैसा जालिम बाप मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी ही औलाद का कातिल ठहरा तो ठहरा, तू तो सांप को भी पीछे छोड़ गया। असफम ने उसके सर में गुलदान की बोतल तोड़ते हुए कहा और मोमिन सर पकड़कर नीचे गिरता चला गया। मेरा बच्चा, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। क्या उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा था? क्या वो एक कातिल बन चुका था? पछतावों के नाग उसे डसने लगे थे। असफंद को फिर भी चैन न आया तो उसे जमीन पर फेंकते कमीज की जेब से अपनी बंदूक निकाली और मोमिन पर तान ली। अपनी औलाद के कातिल को जीने का कोई हक नहीं। असफंद के कहने पर और मोमिन पर बंदूक तानने पर सबकी चीख निकली। उसने गन लोड की, इससे पहले कि वो चलाता। वफा के लफ्जों ने उसके हाथों को जंजीर किया था। तुम्हें मेरी कसम असफंद, गोली मत चलाना। असफंद ने जब्त से आंखें मीची और तनफन करता बाहर निकल गया। वो भला अपने भाई की बेगुनाही साबित किए बगैर मोमिन को कैसे मरने दे सकती थी? जंग शुरू जिस वजह से हुई थी खत्म उसे ही करनी थी, मगर मोमिन को पछतावों में छोड़कर मोमिन लड़खड़ा कर उठा था। तुम जानते हो मोमिन कि एक बीवी तो शायद अपने शोहर को माफ़ कर दे, मगर एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वफा ने एक दफ़ा भी उसके चेहरे को नहीं देखा। मोमिन जो उससे माफ़ी मांगने लगा था, उसकी बात पर लब भींच कर रह गया। पता है, तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत रोई कि खुदा ने मुझसे मेरी औलाद छीन ली, मगर अब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने ठीक ही किया। पता है क्यों? वफा ने उस पर एक बहुत ही आम सी निगाह डालते हुए कहा। वो भी जवाब सुनने को बेचैन था, साथ ईशल और उमर भी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो बेटा था, यानी एक लड़का। अगर वो इस दुनिया में आ जाता तो शायद दूसरा मोमिन पैदा होता, इसलिए अल्लाह ने उसे वापस ले लिया ताकि वो दूसरा मोमिन बनकर किसी और लड़की की ज़िंदगी ना उजाड़ दे। ये सोचकर मुझे सब्र आ गया। वफा ने अपनी बहती आंखों को एक दफ़ा फिर साफ करते कहा और मोमिन जिल्लत की अथाह गहराइयों में उतरता चला गया। अल्फाज कहीं खो गए थे। वो नीचे बैठता चला गया। अल्फाज उसके कोड़ों की मानिद लग रहे थे। ये बातें गालियाँ थी उसके लिए। वो फूट फूट कर रो दिया। ईशल, इनसे कहो बाहर जाकर जितना चाहे रोएं, मगर मेरी नज़रों से दूर हो जाए। यह सुनना था कि वो वार्ड से बाहर निकलता चला गया। कुछ दिन बाद वफा वापस हवेली लौट आई थी, जहां उसे हर किस्म के ताने सुनने पड़े। वो सब कुछ जब्त कर रही थी क्योंकि अभी उस सबूत उसके हाथ लगा नहीं था। आज वो लोग मुंतज़िर थे कि कब काशिफ वहां जाए तहखाने में और अपना गुनाह कबूल करे। आज वफा की तबीयत कुछ गिरी गिरी सी थी, इसलिए वो कमरे से बाहर ही ना निकली थी। असफंद ईशल के काम के सिलसिले में उसे लेकर 2-3 दिन से बाहर था, जबकि अचानक नीचे शोर उठा तो वो नीचे गई। नीचे तो समा ही बदला हुआ था। हवेली पूरी तरह सजी हुई थी और सामने स्टेज पर मोमिन और शाजिया भी निकाह से फारिग हुए थे। वो साकित आंखों से उसे देखे गई। जब उन सब की नज़रें भी वफा पर पड़ी, लो आ गई मनहूस नज़र लगाने। नाइला बेगम भड़की थी, मुंह तो बाकी सबका भी बिगड़ा था। तो कर ही ली तुमने शादी? वफा ने बमुश्किल अपने लफ्ज़ों को ज़ुबान दी। मेरा ये करना ज़रूरी था क्योंकि मैं सरदार हूँ और मेरी नस्ल मेरी ख़ानदानी बीवी से ही चलनी थी, इसलिए मुझे शादी करना पड़ी। मोमिन ने नजरें चुराते हुए कहा। वो कैसे बता देता कि साकिब साहब ने कस्में वादे देकर उससे इस शादी के लिए मनवाया था? मोमिन, तुमने तो अपने बच्चे का कफन तक मैला नहीं होने दिया और उसकी मैयत पर अपनी सेज सजा ली। वफा की आंखें बेसाख्ता आंसुओं से झिलमिलाई थी। मैं भी आखिर किससे कह रही हूँ? एक बेवफा और कातिल भला मेरी बात का मतलब कैसे समझेगा? उसने उसे देखते हुए सर को झटका था।
जानते हो, ये आखिरी उम्मीद जो मेरी तुमसे बंधी थी, अच्छा किया जो तुमने ये भी तोड़ दी, क्योंकि अब जो मैं करूँगी उसका मुझे ज़रा भी मलाल नहीं होगा। उसकी आंखों में उसकी मोहब्बत की कब्र आसानी से देखी जा सकती थी। मोमिन ने पूछना चाहा कि वो क्या करने का इरादा रखती है, मगर उससे पहले ही वफ़ा शाजिया की तरफ मुड़ गई। तुम्हें क्या लगता है तुमने इसे पा लिया, अब हुकूमत तुम्हारी होगी? वफ़ा ने तंजिया कहते आखिर में एक खोखला कहका लगाया। जो अपनी मोहब्बत का ना हो सका वो तुम्हारा क्या होगा? जो अपनी मोहब्बत को इज्जत ना दे सका तुम्हारा हाल उससे भी बदतर कर देगा। मगर कोई बात नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को ही डिजर्व करते हो। वफा ने तनफ्फुर से कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? शाजिया दबा दबा सा चिल्लाई। उसकी बात पर वफा तमस्कराना सा मुस्कुराई और बोली, एक चाल तुमने चली मेरा बच्चा मुझसे छीन कर, और एक मैं चलूंगी, मगर अभी नहीं, बहुत जल्द। ये कहते ही वो अपने कमरे में चली गई। इससे ज्यादा उसमें सकत नहीं थी बर्दाश्त की। मोमिन को ये शादी एक अजाब लग रही थी, घुटन हो रही थी उसे, इसलिए वो आज की रात भी डेरे पर चला गया। सभी उसे रोकते रह गए मगर वो ना रुका। ये शाजिया की शिकस्त फाश थी। रात का पहर था, हवेली के बाहर कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे में एक साया दबे कदमों अतराफ का जायजा लेते मोमिन के कमरे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और शाजिया ने उसे अंदर खींच लिया। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारे इंतजार में तड़प रही थी, शाजिया ने बेबाकी से कहा। लो अब तो आ गया ना स्वीट हार्ट, चलो अपनी गोल्डन नाइट स्पेंड करते हैं, उसने खबासत से कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। कोई था जो ये सब देख रहा था। वहाँ खामोशी की ये चादर ओढ़े हट गया था। वो शिकस्ता कदमों से कमरे में वापस आई और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के साथ वो टेक लगाकर बैठती चली गई। वो नहीं जानती थी कि वो उस वक्त ज़ब्त की कौन से इंतहा पर थी, मगर अब उसकी बस हो चुकी थी। ये तो वो मोमिन था ही नहीं जिसने उससे मोहब्बत की थी। ये तो कोई और ही संगदिल हरजाई था जिसे वफा को दुख देकर खुशी मिलती थी। वो आज जी भर कर रोई थी। मोमिन ने उसके साथ क्या क्या न किया था। पहले उस पर जुल्म और सितम की इंतहा की, फिर उसके किरदार को निशाना बनाया जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती। उसकी औलाद की जान ले ली और अब उसकी दूसरी शादी ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ काम किया था। उसका ये कारीवार उसके सब पिछले जख्मों को हरा कर गया था। वो आज फूट फूट कर रोई थी ताकि आइंदा वो कभी भी किसी भी नए मिलने वाले जख्म पर आंसू ना बहा सके, इतनी मजबूत बन जाए कि उसे कोई तोड़ ना सके, बल्कि वो दूसरों को तोड़ कर रख दे। आज रात उसकी आंखों से सारे आंसू बह निकले थे और जो बचा था वो सुलगता हुआ इंतकाम था। ये तुमने अच्छा नहीं किया मोमिन। आखिर किस किस चीज़ का बदला चुकाओगे तुम? बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुमने और बहुत सह लिया मैंने। अब तक तुमने अपने प्यार में डूबी गुलरोख देखी थी, अब तुम वो वफा देखोगे जो दुश्मनों के हाथ लगाए बगैर उनकी खाल उधेड़ देती है। वो अपने आंसू हाथ से साफ करती एक अज़्म से उठी। अब वो तैयार थी दुश्मनों को हराने के लिए, उनके पांव तले से ज़मीन खींच लेने के लिए। और ये बिसात मोमिन को किस दोराहे पर लाने वाली थी, ये तो वक्त ही बताने वाला था कि वो किस कदर ऊंचाई से मुंह के बल गिरने वाला था। ईशल खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर हवेली के बागीचे में आई थी। मोमिन और शाजिया की शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। उसे आज भी याद था जब वो रसमन वापस आए थे तो उन्होंने उनकी शादी का जानकर कितना वावेला किया था। अब तो ईशल भी नहीं चाहती थी कि वफा एक पल भी मोमिन के साथ रहे। उन सबको इंतज़ार था तो बस अगले मोहरे का। वो इन्हीं सोचों में खोई थी जब उमर ने गला खंकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, उसने बहुत लहकर शेर पढ़ा था, और कई लोगों के चित्रों के आसार भी नज़र आते हैं। इशल ने भी उसके कांच के फूल को पत्थर दे मारा था कि वो बिलबिला उठा। मोहतरमा देखें, अब आप बदतमीज़ी से पेश आ रही हैं। हमने तो शेर वैसे ही कहा था। कौन सा आपको कहा जो हमें आपने ये कह डाला? हम भी हवा से ही बातें कर रहे थे। हमने कब आपको कहा जो आप यूं दिल पर ले बैठे? ईशल ने भी दू बदू से जवाब दिया था। कुछ तो था कि ईशल को अब उसकी मस्करियां पसंद आने लगी थी। उमर जब भी ईशल के पास होता उसके लबों पर मुस्कुराहट रहती। वैसे एक बात कहनी थी आपसे, उमर ने शरीर लहजे में पूछा। वो जान गई थी कि अब कोई नई मस्करी छोड़ने वाला है वो। मोहतरमा मारिएगा मत, वो हमने पूछना था कि क्या आप हमारे मुस्तकबिल के बच्चों की माँ बनना पसंद करेंगी? वो ये कहते साथ ही तेजी से पीछे हुआ कि कहीं वो कोई गमला उठाकर ही ना मार दे।
वो जो उसकी बात गौर से सुन रही थी, उसकी बात का ज़ुमाइनी मफ़हूम समझकर कान की लुओं तक सुर्ख पड़ गई और इधर उधर कोई चीज़ मारने के लिए उसे ढूंढने लगी, जिसे देखकर वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हुआ था और वो उसके जाते ही मुंह हाथों में छुपाकर शर्मा दी। वो पूछना ये था कि मैं हाँ समझूं। वो फिर छलावे की तरह नमूदार हुआ, जिस पर बेसाख्ता डर कर उसका दिल उछलकर हलक में आया और वो क्यारी में से एक पत्थर उठाए उसके पीछे भागी थी, यहाँ तक कि वो हवेली के अंदर जा पहुंचे। अब के वो गया तो ईशल की नज़र वफा पर पड़ी, जो गहरी नज़रों से उसी को देख रही थी, जैसे उसके अंदर का हाल जान लेना चाहती हो। ऐसे क्या देख रही हो वफा? उसने बाल कान के पीछे उड़सते अपने आप को कंपोज करने की नाकाम कोशिश की थी। यही कि मेरी दोस्त इतनी समझदार कब से हो गई कि अपनी मोहब्बत मुझसे भी छुपाने लगी, वफा ने संजीदगी से कहा तो उसकी जान पर बनी। ऐसी बात नहीं है वफा, ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस हम दोस्त हैं, ईशल ने नजरें चुराते कहा तो वफा उसकी कोशिश पर मुस्कुरा दी। वो आगे ईशल के करीब गई और उसको दोनों बाजुओं से थाम कर बोली, तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं समझ पाऊंगी कि उमर और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? तुम शायद नहीं जानती, लेकिन मैं बता दूं, अब मैं पहले जैसी वफा नहीं रही जो बात के सामने होते हुए भी अनजान रहूं। इस हवेली में आने के बाद तो मैं लोगों के दिलों की बात तक जान लेती हूँ। तुम तो फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, भला तुम्हारे दिल की बात से कैसे अनजान रहती? उसने उसके चेहरे को हाथों में थामते हुए कहा, और रही बात मेरी, तो तुम मेरी वजह से अपनी मोहब्बत मत छोड़ो ईशल। सच्ची मोहब्बत पाना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, जिधर हर कोई चेहरे पर नकाब ओढ़े घूमता है। उमर सच में तुमसे मोहब्बत करता है, मैं खुद गवाह हूँ इसकी। वो इस हवेली के मर्दों जैसा नहीं, बल्कि असफन की तरह हसास है। तुम यकीनन खुश रहोगी उसके साथ, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम अपनी मोहब्बत को पालो। आखिर किसी को तो उसकी मोहब्बत मिले, मेरी छोड़ो। उसने बुझे दिल से कहा, और जब तक असफन मेरे साथ है बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक कर देगा वो। वफा ने बड़ी बहनों की तरह उसे समझाते कहा तो वो नम आंखों से उसके गले लग गई। वो वफा के लिए खुश थी कि अब वो मोमिन की झूठी मोहब्बत भूल गई थी और अब उसकी बातों में भी असफन का जिक्र शामिल होने लगा था। आखिर वो रात आ ही गई जब शैतान सिफ्त कासिम आज फिर तहखाने में आया था, उस लड़की को जिस्मानी अजियत देने, क्योंकि आजकल उसे कोई लड़की जो मयसर नहीं थी, और ऊपर से ज़रियाब केस की कल हियरिंग थी, जिसकी वजह से वो ज़रा डिप्रेस था। तभी अपनी हवस बुझाने वो आज फिर उस मासूम जान पर जुल्म करने आया, इस बात से अनजान कि आज यहाँ आकर खुद वो अपने लिए गड्ढा खोद चुका था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, अंदर बैठे वजूद की आंखें पट से खुली थीं। वो जानती थी आज उसे क्या करना है। तभी जब कासिम उसके कपड़े लाने लगा तो उसने बोलना शुरू किया, आज आपको बाहर किसी ने मुंह नहीं मारने दिया जो मेरी याद आ गई। उसने तंजिया लहजे में कहा तो वो हंसा, हाँ मेरी रानी, वो क्या है ना, तो इतनी खूबसूरत है कि अब तुझसे दिल ही नहीं भर रहा। कासिम ने खबासत से कहा, आपकी औकात इतनी ही है कि आप हवेली की नौकरानियों के साथ रहें। उसने कासिम को गुस्सा दिलाने चाहा, अरे औकात की तो बात ही मत कर, जब मैंने इस हवेली की बेटी को नहीं छोड़ा तो तू क्या चीज़ है। उसने अपनी हैसियत वाजे करना चाहिए उस पर। अच्छा, ऐसा भी क्या कर दिया आपने? और हवेली की कोई बेटी इतनी पागल नहीं कि आपके चुंगल में फंस जाए, उसने तमस्कराना अंदाज में कहा तो कासिम ने उसे गुस्से से कंधे से पकड़कर धक्का देते हुए कहा, तू जानती नहीं अभी डार्लिंग कि कासिम बला किसका नाम है? किस बला का नाम है कासिम? यूं चुटकियों पर नचाया है मैंने उस उजाला को जरियाब बनकर कि वो मक्खन की तरह फिसलती हुई मेरे हाथ आ गई। उसने अपनी अयारी वाजे की, पहले से जरियाब बनकर फ़ोन पर राब्ते किए मैंने उसके साथ, फिर उसे अपने जाल में फंसाया, फिर मोमिन के डेरे पर बुलाया। वो बेचारी मुझे जरियाब समझकर अपनी इज्जत को दाव पर लगाती डेरे पर पहुंच गई। उसने राल टपकाते कहा, फिर क्या किया तुमने? उसने हैरत से पूछा। फिर उसकी आंखों में उस वाक़ये को सोचकर ही शैतानियत भरी चमक उभरी। फिर मैंने उसे कमरे में ले जाकर उसकी नाम नेहाद इज्जत को तार तार कर दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, मगर मुझे क्या, मैंने तो वही किया जो मैं करना चाहता था। वो बेचारी चीखती चिल्लाती वास्ते देती रह गई। अपने राज से पर्दाफाश करते उसने बेहंगम कहकहा लगाया और बाहर खड़ा शख्स आंखों में खून लिए अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जब उसके साथी ने उसे ऐसा करने से रोका और उसके हाथ पकड़ लिए, फिर सब जरियाब को कातिल क्यों समझते हैं? उस लड़की ने अपनी पहेली की आखिरी कड़ी भी पूछ डाली, जिस पर वो मकरू शख्स यारी से मुस्कुराया। जब मैंने उस बेबस कठपुतली की इज्जत लूट ली तो जरियाब को कॉल करके वहां बुला लिया, क्योंकि मेरा अगला हदफ उसकी बहन वफा थी, जिसका नोखे सरापा मेरी आंखों में बस गया।
तभी उसके मुहाफिज को राह से हटाने के लिए इल्ज़ाम ज़रियाब पर लगा दिया, और वो बेचारा जो उजाला को बचाने आया, मेरे कहने पर उजाला ने आखिरी सांसों में ज़रियाब को मुजरिम करार दिया, अपनी लुटी हुई इज्जत बचाने के लिए, ताकि मैं उसकी तस्वीरें नेट पर न डाल दूं। वैसे कमाल की थी साली, उसने बेशर्मी से कहते उजाला को याद करके गालियां दी। वो घामड़ मोमिन भी मेरी बातों में आकर ज़रियाब को अपनी बहन की इज्जत का लुटेरा समझ बैठा, उसे हवालात में बंद करवा डाला। उसने अपनी सारी गुनाह की पोटली आज उस लड़की पर वाजे की और अपने काम में मगन हुआ जिसके लिए वो यहाँ आया था। इस राज की सारी पहेलियां सुलझ गई थी। बाहर खड़े लोग सबूत समेत वहां से जा चुके थे, और अंदर जालिम की कैद में फंसी लड़की शायद आखिरी बार उस अजियत को सह रही थी, क्योंकि अब उस फिरौन को कोई नहीं बचा सकता था। उस लड़की ने उस पहेली की आखिरी कड़ी भी पूछ डाली। सुबह का सूरज नई उमंगें लेकर तुलू हुआ था। शाह हवेली के सारे मर्द हजरात कोर्ट में जमा थे। असफन ज़रियाब की तरफ से जानना चाहता था, लेकिन वफ़ा ने मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूसरी पेशी तक किसी को भी असफन पर शक हो। तभी तरले मिन्नतें करके उसने मोमिन की तरफ से उसे भेजा। कमरा अदालत पुर हो चुका था, जज साहब भी आ चुके थे। ज़रियाब को कटहरे में पेश किया गया। वफ़ा और ईशल साथ कमरे में बैठी असफद के साथ वीडियो कॉल पर मौजूद थी। ज़रियाब को देखकर वफ़ा की आंखें नम हुई थी। ज़रियाब का वकील असफद का दोस्त अभी तक नहीं पहुंचा था, जबकि उसका साथी वकील भी परेशान था। जब कोई कमरा अदालत में इत्तला लेकर आया कि ज़रियाब के वकील का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में एडमिट है, मोमिन और साकिब साहब के लबों पर बेसाख्ता तमस्कराना मुस्कुराहट आई थी, और असफद उनको देखकर समझ गया कि यहाँ भी वो बाजी ले गए थे। असफंद यार गुस्से से मुठियां भींच कर रह गया। वफ़ा और ईशल का डर के मारे हलक में दिल उतर आया था। ताहिर साहब आज यूं फिर अपनी औलाद को बेबस देखकर आंसू नहीं रोक पाए थे अपने। असफंद यार किसी भी तरह एक ब्रेक लो, वफ़ा ने फौरी तौर पर असफंद को कहा, और कॉल काट कर वजीफ़ा करने लगी। दूसरी तरफ असफंद के वकील ने जज साहब से ब्रेक की दरख्वास्त की। सभी जानते थे कि ज़रियाब के वकील की ये कोशिश बेकार थी, क्योंकि उनको कोई लॉयर नहीं मिलने वाला था जो उनका केस लड़ता। 45 मिनट का वक्फा गुजर चुका था। सब अपनी जगहों पर वापस विराजमान हुए, मगर ज़रियाब के वकील को आना था ना वो आया। असफंद यार का दिल दुख से भर गया। एक दफ़ा फिर बुराई की जीत हो रही थी। इंतज़ार करके इस केस को लटकाना वक्त का ज़िया है। सिर्फ मेरी दरख्वास्त है कि मुलजिम ज़रियाब खान को सज़ाए मौत दी जाए। ज़रियाब ने आंखें बंद करके खुद को एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा सहने के लिए तैयार किया। जज साहब भी इंतज़ार से तंग आ गए थे शायद, तभी फैसला लेते हुए बोले, आप लोगों ने कोर्ट का वक्त ज़ाया किया। आपके पास मुलजिम को बचाने के लिए कोई गवाह, कोई सबूत नहीं। अदालत सब दलीलों को मद्देनज़र रखते हुए ज़रियाब बिन ताहिर को फांसी। रुकिए रुकिए माय लॉर्ड, मैं हूँ लॉयर, मेरे बगैर मेरे मुवक्किल को सज़ा नहीं दी जा सकती। अदालत के दरवाजे से ज़रियाब के वकील ने कदम अंदर रखते हुए कहा, और ज़रियाब के वकील को देखते ना सिर्फ खान हवेली के अफराद समेत मोमिन पर बिजली गिरी थी, बल्कि असफंद यार और ज़रियाब की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। रुकिए माय लॉर्ड, मैं हूँ लॉयर, मेरे बगैर मेरे मुवक्किल को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। अदालत के दरवाजे से ज़रियाब के वकील ने कदम अंदर रखते हुए कहा था। ज़रियाब के वकील को देखते ना सिर्फ खान हवेली के अफराद समेत मोमिन पर बिजली गिरी, बल्कि असफंद यार और ज़रियाब की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। सफ़ेद उजली शलवार कमीज़ में, ऊपर जेट ब्लैक कोट पहने, सर पर सफ़ेद दुपट्टा टिकाए, वो मजबूत कदम रखती अंदर दाखिल हुई। उसकी बात ने वहाँ खड़े सब लोगों को साकित कर दिया। असफंद यार उसे इस मकाम पर देखकर बहुत खुश हुआ। उसे तो याद ही नहीं रहा था कि वफ़ा भी लॉयर की डिग्री कंप्लीट करके आई थी। ज़रियाब ने आंखों में नमी और खुशी के जुगनू लिए अपनी बहन को यूं कामयाब और मजबूत बना देखा, इस बात से अनजान कि उसे इस मकाम तक पहुंचने के लिए उसने ज़िंदगी के कई ख़ास लोगों और रिश्तों को खो दिया था। और सब खान हवेली के मर्द हजरात गुस्से से अपनी जगह से उठे, जबकि मोमिन का बस नहीं चल रहा था कि वो वफ़ा को क्या से क्या कर दे। वफ़ा ने उन सबको जलती मुस्कुराहट के साथ देखा था, जिससे वो सब जल भुन गए। उसके यहाँ तक पहुँचने की किसी को उम्मीद नहीं थी। वफ़ा की जलती मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम किया था। मोमिन तनफन करता उसके पास आया और धाड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे घर की औरत कभी कोर्ट नहीं आई, निकलो यहाँ से अभी के अभी। उसने वफ़ा के बाजू पर गिरफ्त सख्त करते हुए कहा। वफ़ा को लगा उसका बाजू टूट जाएगा। मिस्टर मोमिन खान, आप मेरे शोहर सिर्फ घर तक थे, यहाँ कोर्ट में आप मेरी मुखालिफ पार्टी से हैं, जिसने मेरे मुवक्किल पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है, तो ऐसी फजूल बातें करके आप सिर्फ मेरा और कोर्ट का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उसने एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया और झटके से उसके हाथ से अपना बाजू अलग किया। मोमिन उसकी जुर्रत पर
दंग रह गया था। तुम ये अच्छा नहीं। इससे पहले कि वो उसे और सख्त सुनाता, जज साहब ने टोक दिया, ऑर्डर ऑर्डर, आप अपनी जगह पर जाकर बैठिए और आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। उसने पहले मोमिन को बैठने और वफ़ा को केस लड़ने का कहा। खान हवेली के सारे मर्द वफ़ा को खून आशाम नज़रों से घूर रहे थे, सिवाय उमर और असफन के, जो वफ़ा को यहाँ देखकर खुश थे। लेट द गेम बिगन। असफन ने मुस्कुराती आंखों से वफ़ा को देखते दिल में कहा, आप मोहतरमा। इससे पहले कि मोमिन का वकील वफ़ा को कुछ कहता, वफ़ा ने उसे बीच में ही टोक दिया। मोहतरमा, वफ़ा खान नाम है मेरा। उसने वकील को अपने पूरे नाम से आगाह किया और मोमिन उसके अपने अधूरे हवाले पर बमुश्किल खुद को कंट्रोल किए बैठा था। वफ़ा ने तो मोमिन के नाम का हवाला ही अपने नाम से हटा दिया था। तो मोहतरमा, केस साफ है, ज़रियाब खान मुजरिम है, आप सिर्फ इस मुलजिम को बचाना चाह रही हैं। उस वकील ने वफ़ा पर तंज करते कहा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जज साहब, जिस वक्त उजाला की इज्जत लूटी गई, मेरे मुवक्किल उस वक्त अपने घर अपनी शरीके हयात के साथ मौजूद थे, जिसको साबित करने के लिए मैं उनकी बीवी सहर साहिबा को कटहरे में बुलाना चाहूँगी। उसने सहर को बुलवाया। सब सहर को अदालत में देखकर एक बार फिर हैरान हुए। आप बताना पसंद करेंगी कि उस रात क्या हुआ था? वफ़ा ने सहर से उस स्याह रात की बाबत पूछा। जी, उस रात मैं और मेरे शोहर सोए हुए थे जब एक फ़ोन कॉल के आने पर वो चले गए। फ़ोन सुनकर वो बहुत परेशान हो चुके थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मुझे आकर बताएंगे। सहर ने हर एक बात हर्फ ब हर्फ बताई। ठीक से याद करके बताइए, क्या हुआ था क्या वक्त हुआ था उस वक्त? वफ़ा ने उसकी तरफ देखकर पूछा। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 2:45 हुए थे। गौर कीजिए जज साहब, बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि 2:45 का वक्त था, जबकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि उजाला से ज़्यादती 2 बजे की गई। ये उजाला की मेडिकल रिपोर्ट और ज़रियाब खान के फ़ोन कॉल की हिस्ट्री है कि वो फ़ोन कॉल कब आई, और ये उनके घर की CCTV फुटेज जो रात 2:50 पर उन्हें घर से बाहर निकलते हुए दिखा रही है, यानी फ़ोन कॉल सुनने के ठीक 5 मिनट बाद। वफ़ा ने सारे सबूत जज साहब को पकड़ाए, जो चश्मा दरुस्त करते सबूत मुलाहिजा करने लगे और फिर पेन से पेपर पर पॉइंट नोट करते गए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जज साहब ने मोमिन के वकील से दरियाफ्त किया, जो अभी तक शुशदर सबूतों को देख रहे थे। उन्होंने कभी सोचा न था कि खेल इस तरह पलट जाएगा। मेरे ख्याल में मेरे मुअज़्ज़िज़ वकील को इस वक्त पानी की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है जज साहब। वफ़ा ने अपने मुखालिफ वकील पर तंज करते कहा तो असफंद सर नीचे करके अपनी हंसी दबाने लगा, क्योंकि जानता था वो अब वफ़ा का डेवल मूड ऑन हो चुका था। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। मोमिन हाथ की मुठ्ठियाँ भींचकर अपने इश्तियाल को काबू करने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की क्या कर रही है मोमिन? साकिब साहब मोमिन को गुस्से से बोले। जज साहब, ये सिर्फ असल मुजरिम को छुपाकर मेरे बेकसूर मुवक्किल की जान को सोच समझकर फंसाया जा रहा है। वफ़ा ने उन सबको एक नज़र नफ़रत से देखते हुए कहा। ज़रियाब बस खामोश सा वफ़ा की कार्रवाई को देख रहा था। वो तो बस अपनी लगते जिगर को अपने गले से लगाकर सुकून महसूस करना चाहता था। मोहतरमा, अगर ये कातिल नहीं तो फिर कौन है? उस वकील ने भी वफ़ा को आड़े हाथों लेना चाहा। अगर साबित ये नहीं हुआ कि ये बेकसूर हैं तो साबित ये भी नहीं हुआ कि ज़रियाब ही कातिल है। वफ़ा ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा था। मोमिन साहब ने खुद देखा है। उस वकील ने दलील दी। गलत, बिल्कुल गलत। मोमिन साहब तब वहाँ पहुँचे जब वारदात हो चुकी थी। ये इन्होंने कब देखा कि ज़रियाब ने ही ज़्यादती की? नहीं, तो फिर ये गवाही भी वैलिड नहीं है। वफ़ा ने आईब्रो उचकाते हुए कहा। माहौल एकदम गर्म हुआ था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि केस इतना पेचीदा हो जाएगा। जितना वफ़ा ने उसको बना दिया था। कासिम के पसीने छूट रहे थे। अब तो वो अदालत से उठकर बाहर भी नहीं जा सकता था कि कहीं शक ना जाए उस पर। बहुत हो गई बकवास। ज़रिया भी मुजरिम है, तुम उसे बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। मोमिन अपनी जगह से उठता हुआ चीखा। ऑर्डर ऑर्डर, खामोश होकर बैठिए वरना आपको अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। जज साहब ने मोमिन को घूरते हुए कहा। जज साहब, मोहतरमा वफ़ा खान मुजरिम ज़रियाब खान की बहन है, तभी उन्हें बेकसूर साबित करना चाहती हैं। अपने ज़ाती रिश्ते के लिए ये किसी दूसरी औरत को इंसाफ मिलने से रोक रही हैं। मुकाबिल वकील ने उस पर तंज करते कहा तो कमरे अदालत में एकदम खामोशी छा गई। जी जज साहब, मेरे मुअज़्ज़िज़ वकील साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। मैं ज़रियाब खान की बहन हूँ, लेकिन अगर ज़रियाब खान वाकई मुजरिम होते तो मैं
तो मैं खुद उन्हें सजा दिलवाती और उजाला को इंसाफ, मगर यहाँ तो मुजरिम को ही सिरे से छुपाया जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि करे कोई और भरे कोई। वफा ने मजमा को देखते हुए कहा तो कासिम को सांप सूंघ गया। क्या वफा जानती थी कि उसने ये सब किया है? मगर कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर ये लड़की इन सबको फंसाना चाह रही थी। जज साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रियाब को उजाला कत्ल केस में फांसी की सज़ा दी जाए और अदालत का वक्त ज़ाया होने से बचाया जाए। जज साहब ने उनके कहे पर गौर किया और वफा को देखा। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी जज साहब, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इन्होंने ज़रियाब की सज़ा मुझसे ले ली है तो फिर किस बात की फांसी? वफा ने तंजिया नज़रों से सबको देखते कहा तो जज साहब उलझे। क्या मतलब? मतलब ये कि जज साहब, अगर ज़रियाब कातिल था, जानी था, तो वो ज़रियाब को सीधा जेल में क्यों नहीं पटक दिए? इन्होंने वन्नी की कबीर रस्म पर अमल करते हुए एक और बेकसूर को कातिल के किए की सज़ा क्यों दी? जवाब है कोई आपके पास? नहीं ना। जज साहब हैरत से मुंह खोले उन्हें देख रहे थे। अगर सजावार ज़रियाब है तो सब हवेली के मर्द हजरात भी हैं, इन्हें भी सज़ा दी जाए। वफा के कहने पर सब मर्द हजरात गड़बड़ाए थे। जज साहब, मेरी साथी वकील केस को किसी और जानिब ले जाने की कोशिश कर रही हैं। वकील ने बीच में टोका। केस को तो आपने अब तक घुमाया है, सही राह पर तो मैं अब लेकर जा रही हूँ, मगर अफसोस आपको पतंगे लगने लग गए। उसकी इतनी साफ बेइज्जती पर वो तिल मिला कर रह गए। जज साहब, मैं मोमिन खान को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है? मोमिन के वकील ने इजाज़त मांगी। तो मोमिन साहब, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो कैसा समा था? उसके वकील ने पूछा तो उसने उस रात का मंजर बताया। जब वो वहाँ पहुँचा तो ज़रियाब उजाला पर झुका था। उसने इतना बोला और उसकी नसें फटने के करीब होने लगी। अपनी बहन का जिक्र करते उजाला ने ज़रियाब का गिरेबान दबोच रखा था और जब मैंने उजाला से पूछा तो उसने ज़रियाब की तरफ इशारा करते कहा कि ये सब उसने किया। क्या आपने ज़रियाब को कोई नाजेबा हरकत करते देखा था? वफा ने पूछा। नहीं। मगर वो उसके आपने देखा था या नहीं? हाँ या ना? वफा ने उसे बीच में टोकते कहा। नहीं। उसने लब भींचते कहा। वेरी गुड। तो आपको कैसे पता कि ज़रियाब भी मुजरिम है? ये भी तो हो सकता है उजाला ने झूठ बोला हो। वफा ने उसे तेज़ नज़रों से देखते कहा। शट अप, जस्ट शट अप। एक भी लफ्ज़ और बोला तो ज़ुबान खींच लूँगा मैं तुम्हारी। मोमिन दहाड़ा। ऐसा भी तो हो सकता है वहाँ ज़रियाब से पहले उजाला के साथ कोई और उसने ज़रियाब पर इल्ज़ाम लगा दिया हो। वफा बिना रुके बोलती चली गई। मैंने कहा कि चुप हो जाओ, यहीं खामोश हो जाओ। मोमिन फिर चीखा। या ऐसा भी तो हो सकता है उजाला ने उसे फंसाया हो। वफा के कहने पर अब मोमिन उसका गला पकड़कर दबाने लगा। वफा का दम घुटने लगा। इसलिए कहते हैं मोमिन साहब, इज्जत को अदालत में लाओगे तो पगड़ी तो पैरों में गिरेगी। उसने घुटती सांसों के बीच सुर्ख होते मुंह से कहा। हवलदारों ने फौरन वफा को उससे छुड़वाया। वो एकदम खांसने लगी। ऑर्डर ऑर्डर, आपको वकील पर हमला करने की सूरत में अंदर किया जा सकता है, सो बिहेव। जज साहब ने गुस्से से कहा। जज साहब, वकील साहिबा मरहुमा उजाला बेगम पर कीचड़ उछाल रही हैं, इसलिए इन्हें सख्ती से वार्न किया जाए और केस लटकाने की बजाय मुजरिम को सजा दी जाए। मोमिन का वकील अपनी जगह से उठते हुए फौरन मामले में कूदा था, क्योंकि मामला गंभीर होता जा रहा था। वफा साहिबा, मरहुमा पर कोई इल्ज़ाम न लगाया जाए। जज साहब ने तंबीह की। कौन सी मरहुमा जज साहब? जो मरी ही नहीं कभी, जो आज भी जिंदा हैं, जिन्हें सबकी नज़रों से छुपा कर रखा गया है। वफा ने सुर्ख गले पर हाथ रखते एक एक लफ्ज़ चबाते हुए मोमिन को ताइश भरी नज़रों से देखते कहा। उसकी गर्दन पर मोमिन की उंगलियों के निशान छप चुके थे और उसकी बात पर कमरे अदालत में मौत का सा सन्नाटा छाया था और मोमिन की हालत तो काटो तो बदन में लहू वाली ना थी।